बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो एहसन इकबाल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि पूरी दुनिया में इमरान खान का कोई गारंटर नहीं है। गारंटर इमरान खान को क्यों चाहिए जी? गारंटर तो चाहिए होता है उन लोगों को जो लोग कमज़ोर हों या जिनका किरदार कमज़ोर हो। यानी वो तो गारंटर तो पालतू लोगों का होता है कि जनाब ये हमारा आदमी है, बेफिक्र हो जाए, कुछ नहीं कहना तानू, या इसकी हम गारंटी दे देते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम बता देते हैं। आज़ाद लोगों की तो कोई गारंटी नहीं होती। वो तो वही करते हैं जो उनका दिल करता है, या वो वही करते हैं जो उनके उसूल कहते हैं। आज़ाद लोगों की गारंटी तो नहीं दी जा सकती। अब ये नहीं जिस तरह मियां नवाज शरीफ की गारंटी आ जाती है बाहर से, क्योंकि सारे जानते हैं कि फंसा हुआ आदमी है, कारोबारी आदमी है, कभी भी अपना माली नुकसान नहीं करेगा, इसको हम साथ ले जाते हैं। वो उन्हें कहते हैं ठीक है जी मेरी गारंटी दे दें, ठीक है जी। वो अपनी चीज़ें गिरवी भी रख लेते हैं, बाहर दुनिया के अंदर उनकी जायदादें भी हैं, तो उनकी गारंटी दी जा सकती है। एक ऐसा आदमी जिसका उन्हें पता है इसका करैक्टर कोई नहीं है, जब मर्जी इसको दबाया जा सकता है, इसका बाजू मरोड़ा जा सकता है, इसकी कमजोरियां हमारे पास हैं, तो इसकी हम गारंटी दे सकते हैं। इमरान खान की गारंटी कौन दे सकता है? किसी की क्या जरूरत है कि गारंटी देगा? उसकी कमजोरी किसी के पास नहीं है, तो गारंटी कौन देगा? और क्या आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान को हम टेम करके आपको दे देंगे? आजाद आदमी की कोई गारंटी नहीं होती। गारंटी होती है पालतू लोगों की, और गारंटी होती है कमजोर लोगों की। किरदार वाले आदमी की गारंटी नहीं होती। एहसन इकबाल साहब को इतनी सी बात समझ आ जाती ना, तो आज वो नवाज शरीफ के साथ नहीं होते। चलें इस बात को यहां पे रोक लेते हैं। इमरान खान की कौन गारंटी देगा? यानी गारंटी तो ये अजीब सी बात ही की है कि पूरी दुनिया में कोई गारंटी नहीं दे रहा। भाई इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने गारंटी देनी है कि अब हम वो नहीं करेंगे जो हमने पहले किया था। एस्टेब्लिशमेंट ने गारंटी देनी है कि अवाम के मैंडेट का एहतराम होगा, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय होगी, पाकिस्तान में इंसानों को नहीं कुचला जाएगा, पाकिस्तान के अंदर जुल्म जबर और फसाहियत खत्म की जाएगी। ये गारंटी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने देनी है। पाकिस्तान के आइन ने यह गारंटी दी हुई है, लेकिन आजकल इस गारंटी के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ये बहुत अजीब बात की उन्होंने। बहरहाल चले आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आया और एक फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का एक स्टेटमेंट आया। पहले इमरान खान का स्टेटमेंट, उसी ऑर्डर से चलना चाहिए, वो लीडर है, उनका स्टेटमेंट पहले आपको सुना देते हैं। तो इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट बताऊंगा और फिर कुछ चीज़ें आपको उसके साथ मैं रिलेट करूंगा। फिर आसिम मुनीर साहब का जो टीचर्स के साथ उन्होंने बातचीत की वो स्टेटमेंट आपको बताऊंगा, फिर उससे मुताल्लिका चीज़ें आपके सामने रखूंगा। ये दोनों बयान जो है ना वो साथ रख के देखना बड़ा जरूरी है। इससे आपको मौजूदा हालात का पूरा अंदाजा हो जाएगा कौन किधर खड़ा है। इमरान खान कहते हैं मुझे 2 साल पहले कहा गया कि 3 साल के लिए पीछे हट जाऊं और मौजूदा निजाम को चलने दूं, लेकिन मैं किसी यजीद के कहने पर 3 साल तो क्या 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूंगा। मुझ पर 26वीं तरमीम को कबूल करने का भी जोर डाला जा रहा है, लेकिन मेरी जद्दोजहद ही कानून की हुक्मरानी की है और 26वीं आईनी तरमीम ऐन उसके खिलाफ है। मुझसे 9 मई की माफ़ी मांगने का मुतालबा किया जाता है, मगर माफ़ी वो लोग मांगे जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चुराई है, जिन्होंने औरतों की इज्जतें पामाल की, लोगों के घरों का तकद्दुस बर्बाद किया, हजारों सियासी वर्करों को जेलों और हुकूमत खानों में डाला और बेगुनाह लोगों को शहीद किया। 9 मई के केसेस की 1 घंटा भी मेरिट पर समात हो तो ये बेबुनियाद मुकदमात फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अलमिया यह है कि यहां इंसाफ होना तो दूर की बात है, इंसाफ होता नजर भी नहीं आ रहा। जुल्म से कौमें कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि नए सिरे से बनती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मुश्किल तरीन वक्त काटा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डटे रहे और बिलाखिर सुरखरू हुए। लिहाजा हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए बहैसियत कौम डट कर आखिरी दम तक मुकाबला करना होगा। जब इंसाफ का हर दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, फिर पुरअमन एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। तहरीक इंसाफ समेत पूरी कौम को पैगाम देता हूं कि मुल्क गिर एहतजाज के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान में कानून मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है, यहां औरतों की भी इज्जत महफूज नहीं है। मेरी अहलिया बुशरा बेगम सिर्फ सहूलतकारी के इल्ज़ाम में 14 माह से कैद तन्हाई में है, हालांकि उन पर जुर्म साबित भी नहीं हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर और बुजुर्ग खातून है, मगर इनको भी बेशर्मी से जाली मुकदमात में पाबंद सलासल किया गया। मेरी बहनों जिनकी उम्रें 65 से 70 साल के दरमियान है, हाई कोर्ट के हुक्म पर जेल में मुझसे मिलने आती हैं, जो इनका और मेरा बुनियादी हक है, मगर एक कर्नल इनको रोक देता है और अदालत का हुक्म रद्दी की टोकरी की नजर हो जाता है। जंगल के कानून का यह आलम है कि मेरी बहनों को यहां से गिरफ्तार किया जाता है और चक्री के पास आधी रात को ले जाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। जिस मुल्क में अपनी खवातीन के साथ
ऐसा सलूक हो, वहां का इखलाकी मेयार फौत हो चुका है। मरियम नवाज के लंदन में 5 फ्लैट्स निकले थे, मगर उनकी जमानत 2 माह में ही हो गई थी, क्योंकि शरीफ खानदान डील पर राजी हो गया था। जो फिरौनियत के आगे झुक जाता है उसके सब केस माफ हो जाते हैं, मगर जो हक पर खड़ा हो जाता है वो बेजुर्म भी सजावार ठहरता है, उसको सजा दी जाती है, चाहे उसका गुनाह कोई भी ना हो। 2 साल में बैरून मुल्क से कोई सरमायाकारी इसीलिए नहीं आ सकी क्योंकि दुनिया जानती है कि यहां कानून एक कर्नल के जूते की नोक पर है। याद रहे कि सरमायाकारी के बगैर ना मुल्क में माशी इस्तेहकाम आता है और ना ही मईशत तरक्की कर सकती है। जब तक अदालती अहकामात कर्नल के इशारों के मोहताज होंगे, तब तक सरमायाकारों के लिए एतमाद की फजा नापैद रहेगी। पूरी कौम इंसाफ के लिए अदलिया की तरफ देख रही है, मगर 26वीं आईनी तरमीम करके अदलिया को मफलूज कर दिया गया है। इस तरमीम के पीछे 2 ही वजूहात हैं। एक तो धांधली ज़दा इलेक्शन का तहफ़्फ़ुज़ करना, दूसरा मुझ समेत तरीके इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान को जेल में कैद रखना और एहतसाब के खौफ के बगैर बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करना। 26वीं आईनी तरमीम के बराह रास्त 2 नताइज निकले हैं। बता रहे 2 चीज़ें हुई हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद। एक ये कि अदलिया अपने आईनी और रवायती किरदार के बरक्स इंतजामिया के सामने बिल्कुल सरेंडर कर गई है। मिलिट्री कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के आर्टिकल 175(3) के मुतसादम है, जो कहता है कि अदलिया इंतजामिया से अलग है, मगर यहां इस आर्टिकल में तरमीम किए बगैर ही एग्जीक्यूटिव को अदलिया के तमाम इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के साथ साथ मखसूस नशिस्तों पर भी बेंच बनाकर तरीके इंसाफ से ये नशिस्तें छीनने की कोशिश की जा रही है। वोट तरीके इंसाफ को पड़ा है, मगर आइन के बरखिलाफ ये नशिस्तें दूसरी जमातों को देने की कोशिश जारी है। दूसरा उन्होंने कहा यह कि अदलिया इस कदर मफलूज हो चुकी है कि आला अदलिया और जज अपनी मर्जी से मुकदमात लगा ही नहीं सकते। नतीजतन मुझे भी अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। कभी मेरे केसेस के लिए बेंच मुकम्मल नहीं होता, कभी समाअत नहीं होती, जानबूझकर मेरे मुकदमात को अल्तवा में रखा जाता है। मेरे बुनियादी इंसानी हुकूक भी मुअत्तल हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक जो हुकूक एक आम कैदी को हासिल होते हैं मुझे वो भी नहीं दिए जा रहे। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती। मेरी अहलिया से हफ्ते में एक तयशुदा मुलाकात भी रोक दी जाती है, और तो और मेरी किताबें तक रोक दी जाती हैं। यह सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि मैं टूट जाऊं। पहले काजी फायद ईसा के जरिए पाकिस्तान में फस्तायत जारी थी, अब 26वीं तरमीम के जरिए जुल्म को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। आज अदलिया तारीख की दुरुस्त सिमत खड़ी नहीं होगी तो इनका नाम भी जस्टिस मुनीर, जस्टिस काजी फायद ईसा के साथ ही लिखा जाएगा, जो हमेशा तारीख में मुजरिम ही रहेंगे। मेरी तरफ से सलमान अकरम राजा बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, औरतों से बदसलूकी, 26वीं तरमीम और कर्नल सतह के लोगों की जानिब से मुसलसल तौहीन अदालत जैसी कानून की पामाली पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों सरबराहान और हाई कोर्ट के जजेस को खत तहरीर करें। ये बोझ जजेस के कंधों पर है कि वो इंसाफ का निजाम कायम करके तारीख की दुरुस्त जानिब खड़े होते हैं। शरीफ खानदान एनआरओ लेने का आदी है। 2 मरतबा पहले एनआरओ लिया और अब इलेक्शन चोरी करके कौम पर मुसल्लत है। इस मुल्क को कभी भी ऐसे लोग ऊपर लेकर नहीं जा सकते, चाहे SIFC बना लें या कोई और कुलिया आजमा लें। कौम सिर्फ तभी ऊपर जाती है जब वो आज़ाद हो और हुक्मरान इखलाकी तौर पर मजबूत हों। समरियार इलेक्शन में तमाम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें, इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ अपनी वाहिद ताकत यानी वोट के जरिए फैसला दें। उन्होंने इलेक्शन चोरी का पूरा प्लान बनाया होगा, लेकिन आप लोग चुकन्ना रहें। फॉर्म 45 लेकर पोलिंग स्टेशन से निकलें और फॉर्म 47 मिलने तक RO के दफ्तर में मौजूद रहें। धांधली के आगे दीवार बनना है ताकि इस हुकूमत को इसकी मकबूलियत का अंदाजा दिलाया जा सके। मेरी हदायत है कि पार्टी की पंजाब में तंजीम साजी के हवाले से तरतीब दी गई कमेटी में आलिया हमजा और चारों रीजन्स के सुदूर को शामिल किया जाए। कमेटी का कन्वीनियर मुकर्रर करने की बजाय सब एक सतह पर मिलकर काम करें। यानी आलिया हमजा साहिबा जो है उनको इमरान खान साहब मेन जगह पर लेकर आए हैं। इससे पहले उनका नाम निकाल दिया गया था, जिसपे पार्टी में और कारकुनों में बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल भी आया था। जंग हमेशा बाहर वालों से होती है। मेरा तमाम पार्टी और सोशल मीडिया को पैगाम है कि अपनी तनकीद का निशाना अपने लोगों को ना बनाए, इससे हमारे बयानिए को नुकसान होता है। हमें सारी तवज्जो फस्ताई कुव्वतों के खिलाफ मरकूज रखनी चाहिए ताकि इस अंधेरी रात का जल्द से जल्द खात्मा हो सके। मेरा तहरीक इंसाफ के लिए खुसूसी पैगाम है कि जमात में किसी को भी कुर्बानी देने से नहीं घबराना चाहिए। अगर मुझ समेत सैकड़ों कारकुनान और लीडरशिप जेलों से नहीं घबराई तो आप लोगों को भी नहीं घबराना चाहिए। पार्टी ओहदेदारान को फैसला करना होगा कि वो अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होने को तैयार है या नहीं। अब जो ओहदेदार सरगर्म नहीं होगा उसे बरतरफ कर दिया जाएगा।
इस मुल्क से जुल्मत के साए खत्म करने के लिए हम सबको अपने हिस्से की कुर्बानी देना होगी। ये इमरान खान साहब ने बातचीत की है। इमरान खान साहब का ये जो पूरा स्टेटमेंट है, इसमें बार बार वो बता रहे हैं कि मिलिट्री का कर्नल है जो कंट्रोल करता है अदलिया को, फैसले किस तरह होते हैं, मुलाकातें कैसे होती है, जेल को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इंतजामिया को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है और जजेस को क्या रोल प्ले करना है। फिर एंड में उन्होंने कारकुनों को जो कहा, तो ये बता रहा है कि इमरान खान साहब की कोई किसी किस्म की डील नहीं हो रही। ये साफ है, वो कोई डील नहीं कर रहे। वो एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ ये कहते हैं कि मुल्क की खातिर जो कहोगे बैठ के बात कर लेंगे, मुझे तुमसे कोई डील नहीं चाहिए। ये तो बात होगी बहुत क्लियर। लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब ने चौथा गेयर लगाया हुआ है और 4x4 भी डाला हुआ है। तो खान साहब जो है वो अब बढ़ चढ़ के आ रहे हैं एहतजाजी तहरीक की तरफ, और इस मरतबा एहतजाजी तहरीक का जो लाया अमल है वो मुख्तलिफ होगा और एस्टेब्लिशमेंट को डिफरेंटली डील करना पड़ेगा। हुकूमत के तो बस की बात ही नहीं है। अगर ये हुकूमत होती और पीछे फौज ना होती, या जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है उन्होंने ये हुकूमत ना बनाई हुई होती और जिद ना पकड़ी हुई होती कि ये हुकूमत हमने चलानी है, तो इमरान खान जेल से बैठ के 15 मिनट में हुकूमत फारिग कर देता, जितनी उसके पास अवाम की मकबूलियत और ताकत। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट है, वो हर चीज़ को कंट्रोल करती है और बड़े ज़ोरदार तरीके से कंट्रोल करती है। बंदे तक मार दिए पाकिस्तान में और बार बार मारे हैं। तो ये चीज़ें फिर इसी तरह हालात मजीद खराबी की तरफ जाते हैं। अब फील्ड मार्शल का जो स्टेटमेंट है आसिम मुनीर साहब का, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। ये स्टेटमेंट रिपोर्ट भी हुआ है और जो लोग वहां पे मिलकर आए उन्होंने भी कुछ बातें बताई हैं। तो जो मेन स्टेटमेंट है जो हमारे साथियों ने हमें पहुंचाया, वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो आसिम मुनीर साहब ने कहा। क्रिएटर्स लुकिंग, प्रोफेसर से बड़ी तादाद में थे, टीचर से जो आसिम मुनीर साहब से मिले। पूरी कौम का मशकूर हूं कि वो मुसल्लह अफवाद के साथ खड़ी हुई। हम दुनिया को कहते थे कि हमें अंडर एस्टिमेट ना करें, अब दुनिया को पैगाम मिल गया है। S-400 को चाइनीज टेक्नोलॉजी ने तबाह नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के बनाए गए मिसाइलों ने तबाह किया। चीन ने हमारी कोई मदद नहीं की, ताहम उसके मशकूर है कि उसने इखलाकी सपोर्ट की और वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो ये चीन ने, देखें, जो तैयारे हमने इस्तेमाल किए वो तो चाइना ने ही दिए थे, जो मिसाइल हमने तैयारों के थ्रू इस्तेमाल किए वो चाइना ने दिए थे। लेकिन वो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है, पाकिस्तान की हिकमत अमली, और पाकिस्तान की मे भी ये भी हिकमत अमली हो सकती है कि अगर चीन ने कोई सपोर्ट किया है तो उस सपोर्ट को पब्लिक ना करें। ये चीन की हिकमत अमली भी हो सकती है और पाकिस्तान की भी हो सकती है। वही बात की आर्मी चीफ ने। फिर इन्होंने कहा कि कश्मीर में दहशतगर्दी इंडिया कर रहा है, हम कश्मीर के किसी वाक़े की मजम्मत नहीं करते, सिविलियन की शहादतों पर अफसोस जरूर करते हैं। ये अब पाकिस्तान की पुरानी स्टेटेड पॉलिसी है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर अगर मुजाहिदीन लड़ाई कर रहे हैं इंडियन फौजियों के साथ या उनकी रियासत के साथ, तो वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें मुजाहिद कहा जाएगा और उनकी इक़दामात के ऊपर किसी किस्म की हम मजम्मत नहीं करेंगे। हाँ, जहाँ सिविलियंस की शहादतें हो जाती हैं, हलाकतें हो जाती है, वहाँ पर मजम्मत करते हैं। ये आर्मी चीफ ने कहा। हमने अपने दोस्त ममालिक की मुदाखलत को भी खातिर में नहीं लाया। मैंने दोस्त ममालिक को कहा कि एक आज़ाद मुल्क का सिपा सलार या मर जाएंगे या जवाब देंगे। खास तौर पर ईरान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अल्लाह की मदद से पाकिस्तानी कौम और पासपोर्ट की इज्जत बहाल हुई है। अच्छा, पासपोर्ट की इज्जत बहाल हुई है, आर्मी चीफ ने कहा। तो मैं जरा बता दूं कि अफगानिस्तान, शाम, इराक, सोमालिया और पाकिस्तान, ये दुनिया के 5 मुल्क हैं 200 मुल्कों में से जिनके सबसे बदतरीन पासपोर्ट है। पासपोर्ट की इज्जत बहाल करनी है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका मुकाम बेहतर तभी होगा जब दुनिया के अंदर इस पासपोर्ट की इज्जत होगी। और जब ये पासपोर्ट आप किसी जहां पे मुल्क में देंगे और वो उसकी इज्जत करेंगे, वो तभी आपको पता चलेगा ना। अभी तो जो पाकिस्तान के पासपोर्ट की सूरत हाल है, अफगानिस्तान, शाम, इराक, सोमालिया और फिर पाकिस्तान, ये है। भारत, बांग्लादेश, ईरान, रवांडा, नाइजीरिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, यमन, कोरिया, लीबिया, कॉन्गो, अफ्रीका, एथोपिया, कंबोडिया, कीनिया, इन सब के पासपोर्ट हमसे बहुत बेहतर है, हमसे बहुत बेहतर है। तो इज्जत बहाल तो नहीं हुई, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसने एयरफोर्स को ये कैपेसिटी दी। जमीन पे तो कोई लड़ाई पाकिस्तान जीता भी नहीं। ये तो जो है वो लतीफ खोसा साहब ने सवाल भी उठा दिया, बड़ा सख्त सवाल है, लेकिन क्योंकि सवाल है तो उठाया जा सकता है कि हमने जमीनी लड़ाई तो लड़ी नहीं, या हमने कोई फतह किया ही नहीं, तो फिर फील्ड मार्शल का ओहदा आर्मी चीफ को क्यों दिया गया? ये उन्होंने सवाल उठाया लतीफ खोसा साहब ने। इसके बाद उन्होंने कहा कि यहां बदर और ओहद के हवाले दिए और साथ तमाम सियासी जमातों का एजेंडा इक्तदार है, ये उन्होंने कहा। देखिए, ये ना सियासतदानों को गंदा करते हैं हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग। अब आर्मी चीफ ने भी यही कहा, थोड़े दिन पहले DGI SPR ने कहा जी सारे सियासतदान करप्ट हैं
और आज आर्मी चीफ ने कहा कि तमाम सियासी जमातों का एजेंडा इक्तदार है। भाई वो इक्तदार में आएंगे और आने के बाद वो अपना इंप्लीमेंट करेंगे ना, जो भी वो करना चाहते हैं, उनका एजेंडा है। इक्तदार से बाहर बैठ के तो कोई जमात अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। तो जो पहला मरहला होता है ये होता है कि जनाब हमारी ये पॉलिसी है, लोगों के सामने रखते हैं, लोग पसंद करते हैं तो वोट देते हैं, वोटों से वो इक्तदार में आते हैं, इक्तदार में आके वो उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं, और अगर ना कर पाए तो लोग अगली मरतबा किसी और को वोट दे देते हैं। तो ये तो पूरी दुनिया का सेट पैटर्न है। तो तमाम सियासी जमातों का एजेंडा इक्तदार है। ये वैसे आपने इक्तदार बांटा है, आर्मी चीफ साहब ने फॉर्म 47 के ऊपर एक जाली हुकूमत इस वक्त मुल्क में बैठी हुई है, तो उन्हें इस बात का आइडिया होगा हमारी यूथ शैतानी चुंगल में फंसी है, लेकिन भारत के खिलाफ सब मुत्तहिद दिखाई दिए। देखिए, जब भारत के खिलाफ पाकिस्तान का वही नौजवान पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा हो गया ना, तो इनको बहुत प्यारा लगा। लेकिन जब वही नौजवान पाकिस्तानी फौज या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मैं कहूंगा, फौज तो बेचारे बड़े मासूम लोग हैं और बड़े प्यारे लोग हैं, तो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जब वो फैसले करते हैं आम आदमी को कुचलने का, तो यही नौजवान जब उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो कहते हैं शैतान है। यानी जिस वक्त वो साथ खड़ा हो जाता है इंडिया के खिलाफ, इंडिया के जुल्म के खिलाफ हमारा नौजवान खड़ा हो जाए तो भगवान है, और अगर पाकिस्तान के अंदर होने वाले जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाए तो शैतान है। ये तो नहीं हो सकता ना। मेरे वालिद एक स्कूल टीचर थे। टीचर मुआशरे में अहम है, आप पर जिम्मेदारी है। हमारे नौजवान नस्ल फरेब, आइडियलिज्म का शिकार है, सेल्फ सेंटर्ड लोगों के दरमियान घिरी हुई है। जरूरत है कि इस नौजवान को अवेयरनेस दी जाए। बड़े वेल अवेयर्ड हैं ये नौजवान, ये जानते हैं पाकिस्तान में कब कब किसने क्या किया। इनकलाब में 14 अगस्त 1947 को इनकलाब आ गया था, अब कोई इनकलाब नहीं आएगा। नाज़रीन, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में जितनी भी स्टेटस को की पावर्स होती है ना, ये तारीख आप उठाकर देख लें, आज तक हर स्टेटस को हमेशा अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा डरता है तो वो अवेयरनेस से और इनकलाब से डरता है, कि लोगों को शऊर आ जाए या कोई इनकलाब आ जाए। तो स्टेटस को की हामी जमातें या शख्सियात हमेशा ये चाहती हैं कि इनकलाब कभी ना आए और लोगों को अवेयरनेस या शऊर कभी ना मिले। हम सुनते हैं, लोग कहते हैं मुल्क दिवालिया हो रहा है, लेकिन दिवालिया नहीं हो रहा, बल्कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। देखें, ये तो ख्वाजा आसिफ कहते थे हम दिवालिया हो नहीं रहे, हम दिवालिया हो चुके हैं, और वो आर्मी चीफ के बॉस है। अगर उन्हें लगता है कि वो गलत कह रहे थे तो अपने बॉस से बात करें। मैं कराची गया तो देखा कि वहां बिजनेस कम्युनिटी डरी हुई है। उन्हें बताया गया कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। BLA को फितनातुल हिंदुस्तान कहें, वो बलूचिस्तान, वो बलोच नहीं है बल्कि भारत के कुत्ते हैं। माजी में बहुत हमदर्दियां हुई, अब इनसे कोई हमदर्दी नहीं होगी। इस मुल्क में गिलगित से लेकर गवादर तक मिनरल्स हैं, मादनियात हैं, इसलिए कोई मायूसी नहीं है। तो ये मिनरल्स और मादनियात अभी शहबाज शरीफ के दौर में तो नहीं निकले, ये तो जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में भी थे, जब कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया तब भी थे, इमरान खान के दौर में भी थे, हर अदवार में थे। तो मायूसी तो फैलाई जाती है जानबूझकर। ये तो हम जानबूझकर कौम को मायूस करते हैं कि सियासतदान बहुत बुरे हैं, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, लिहाजा हमें ट्राई करो। 4 दफा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया। फिर जो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आर्मी चीफ का, वो ये है, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के बेहंगम इस्तेमाल को कंट्रोल करेंगे। क्या चीन और अमेरिका में कोई फौज को गाली देता है? देखें, पाकिस्तान में भी फौज को गाली कोई नहीं देता, और जो लोग देते हैं वो बहुत आटे में नमक के बराबर है, और उन लोगों को कोई ओन नहीं करता, सब लोग उनके खिलाफ हैं। फौज को गाली कोई नहीं देता, लेकिन तनकीद जरूर होती है फौज के गलत किरदार के ऊपर। देखें, चीन में तो चले है ही जमहूरियत नहीं है उस तरह से, लेकिन अमेरिका में जमहूरियत है। अमेरिका में तो लोग बहुत तनकीद करते हैं मिलिट्री पॉलिसीज के ऊपर, निकल आते हैं, जंगों के खिलाफ एहतजाज करते हैं, खुलकर सड़कों पे आते हैं, कोई उन्हें नहीं मारता, कोई उन्हें गिरफ्तार नहीं करता, उन पे कोई मुकदमात नहीं होते। अमेरिका के अंदर तो खुल के लोग अपनी अमेरिकन पॉलिसीज के खिलाफ या मिलिट्री या उनकी एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के खिलाफ खुलकर आकर वोट भी करते हैं, बात भी करते हैं, हर जगह पे डिस्कशन होती है, कोई नहीं पूछता, आजादी थारे राय है वहां पे। बरतानिया में भी ऐसे ही है। चीन की मिसाल अगर आप दें तो वो आप दे सकते हैं, या सऊदी अरब की, ऐसे मुल्कों की जहां पे डिक्टेटरशिप है, जहां पे उस तरह से कानून नहीं है जैसे जमहूरी ममालिक में होता है। फिर उन्होंने कहा कि आइन कहता है कि फौज के खिलाफ बात नहीं करनी, मुल्क की सलामती पर अब कोई बात नहीं होगी। देखिए, फौज के खिलाफ बात नहीं करनी, ये तो आइन कहता है, लेकिन यही आइन फौज की कुछ जिम्मेदारियां भी लगाता है। यही आइन कहता है कि इक्तदार पे कब्जा नहीं होगा। यही आइन कहता है कि हुकूमतें गिराने और बनाने का काम आपका नहीं है। यही आइन कहता है, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कह गए थे कि पॉलिसी आपने नहीं बनानी, आपने पॉलिसी फॉलो करनी है, जो सिविलियंस बनाएंगे, जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे होंगे वो आकर बनाएंगे।
तो आइन की पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी ने सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी की है तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आइन को तोड़ा है और बार बार उससे गद्दारी की है। तो ये आर्मी चीफ को ये बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के लोग अब ये बात समझ चुके हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से होती है। और जब यानी आप जिन फौजों की बात करते हैं उन्होंने कभी अपने मुल्कों में मार्शल लॉ नहीं लगाए। या तो अमेरिकन फौज अमेरिका में मार्शल लॉ लगा देना, फिर देखें वहां की अवाम क्या करती है। या चाइनीज फौज चाइना के अंदर मार्शल लॉ लगा दे, फिर आप देखें वहां की अवाम क्या करती है। या इंडियन फौज इंडिया के अंदर मार्शल लॉ लगा दे, फिर देखें वहां की अवाम क्या करती है। तो अगर हम जमहूरी हैं या जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हैं तो हमें बोलने का हक होना चाहिए गलत बातों के खिलाफ। फौज के खिलाफ बोलना और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसीज के खिलाफ बोलना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। पाकिस्तानी फौज से राजी है ये लड़ाई जो हुई है, पाकिस्तानी बड़े खुश हुए, लेकिन जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसीज हैं, जो मैंडेट को चोरी किया गया, जुल्म जबर और फस्तागियत की पॉलिसी, सबसे मकबूल लीडर को जेल के अंदर बंद करके लगातार उसे तकलीफ का निशाना बनाया जा रहा है और एक ऐसी हुकूमत बिठाई हुई है जिनको लोगों ने वोट ही नहीं दिया, लोगों ने मुस्तरद किया हुआ है, तो फिर लोग उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। अब यहां पे सिलसिले इन चीजों के चल रहे हैं, बड़ी अजीब अजीब खबरें हैं मेरे पास, लेकिन एक खबर है जो बड़ी तकलीफ देह है। सायरा बलोच साहिबा है, ये बलूचिस्तान से हैं, एक्टिविस्ट हैं, ये एहतजाज करती रहती हैं, इनके अपने भाई भी लापता हैं। 7 साल वो बताती हैं जी मेरे भाई लापता हैं, और उनको जो है वो बाकायदा उनकी गिरफ्तारी भी डाली गई थी, लेकिन उसके बावजूद आज तक मंजर आम पर नहीं आए। माजबीन बलोच जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक रखती हैं, उनके भाई को 24 मई को जबरी तौर पे गुमशुदगी का निशाना बनाकर लापता कर दिया गया था। अब माजबीन बलोच को गुज़िश्ता शब से लापता कर दिया गया है। तो ये जनाब एक और खबर उन्होंने दी, और साथ वो ये बता रही है कि पहले तो हम बहनें निकलती थी अपने भाइयों के लिए एहतजाज करने के लिए कि लापता जो भाई है वो वापस आ जाएं, अब हमारी बहनें भी जबरी गुमशुदगी का निशाना बन रही हैं, क्या हमसे सबने आंखें बंद कर ली हैं? ये सवाल भी पूछा सायरा बलोच साहिबा ने। तो ये बड़ी तकलीफ दे एक चीज़ थी, मैंने आपके सामने रखी है। नाज़रीन, आखिर में मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक डॉक्यूमेंट्री जारी करने जा रही है। ये एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री है 1 घंटे की, और इसमें वो ये बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के साथ गुज़िश्ता चंद सालों में क्या कुछ किया गया। कुछ लोग जो है वो गोलियों से मट्टी झाड़ रहे हैं, कुछ लोग जो है वो चीज़ों को मुबहम कर रहे हैं, ये बता नहीं रहे कि तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म और जबर हुआ वो मिक्सअप कर रहे हैं। ये सारे नाली होता कोई बात नहीं, खैर है, और ये आ जाएगा इमरान खान भी बाहर आ जाएगा। नहीं, ये जो तारीख लिखी गई ना 3 साल में, इसकी माजी में कोई और मिसाल नहीं मिलती। पिछले 3 सालों के दौरान पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियों, जबरी गुमशुदगियों, जुल्म और फस्तागियत, सेंसरशिप, मीडिया पर पाबंदियों और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर झूठे मुकदमात और नाहक कैद के हकायक पर मबनी 1 घंटे तवील डॉक्यूमेंट्री कल शाम 7 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी आज शाम 7 बजे तहरीक इंसाफ के तमाम ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे डाल दी जाएगी। तो ये है सोशल मीडिया, और ये है वो सोशल मीडिया जिससे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत परेशान है और उसको टैकल नहीं कर पाते, और इसे वो गुमराही समझते हैं। देखिए, ये जो कुछ दिखाया जाएगा ये हुआ है तो दिखाया जाएगा ना। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।